साथियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको मुगल कालीन विदेशी व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुगल काल में भारतीय व्यापार अच्छी स्थिति में था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने शांति और व्यवस्था की स्थापना करके व्यापार को पनपने का अवसर प्रदान किया। मुगल बादशाहों ने सड़कों, सरायों और यातायात की सुरक्षा का प्रबंध किया था, जिससे व्यापार की सुविधा होती गई। उत्तरकालीन दुर्बल मुगल बादशाहों के समय में इन परिस्थितियों में अंतर हुआ, अन्यथा राज्य की परिस्थितियां हमेशा ही व्यापार के अनुकूल रही। मुगल बादशाह व्यापारी कर भी कम लेते थे। विदेश जाने और विदेशों से आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 3 से 0.5% तक ही व्यापार कर लिया जाता था, इससे अधिक नहीं। व्यापारिक सड़कों और नदी दोनों के माध्यम से होता था। विदेशों से व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से ही होता था। स्थल मार्ग उत्तर पश्चिम की ओर था। इसके लिए एक सड़क लाहौर से काबुल तक और दूसरी मुल्तान से कंधार तक जाती थी। गुजरात, दक्षिण भारत के दोनों तरफ के समुद्र तट और बंगाल में अच्छे बंदरगाह थे, जो समुद्री व्यापार से व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते थे। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप, अफ्रीका, एशिया के विभिन्न देशों से थे। फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अरब, मिस्र, मध्य एशिया, फारस, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह, नेपाल आदि सभी देशों से भारत के व्यापारिक संबंध थे। भारत फ्रांस से ऊनी वस्त्र, इटली और फारस से रेशम, फारस से कालीन, चीन से कच्चा रेशम और मध्य एशिया तथा अरब से घोड़े मंगाता था। सोना चांदी भी भारत विदेशों से लाता था, क्योंकि यहाँ ये कम मात्रा में उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त अच्छी शराब, कांच के बर्तन, मखमल, दवाइयाँ आदि भी भारत विदेशों से आयात करता था। निर्यात की जाने वस्तुओं में सूती कपड़ा प्रमुख थे, जिनकी मांग यूरोप, अफ्रीका, एशिया के सभी देशों में बहुत थी। इसके अतिरिक्त काली मिर्च, नील, अफीम, चीनी, सोरा, मसाले, नमक आदि विभिन्न वस्तुएं भारत से विदेशों को भेजी जाती थी। इस प्रकार भारत का विदेशों से विस्तृत व्यापार था और इस व्यापार में लाभ की स्थिति भारत था, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ हो गई थी। मुगल काल में व्यापारी वर्ग मध्यम वर्ग का सबसे अधिक शक्तिशाली वर्ग था। मुगल कालीन भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से अलग क्षेत्र पर इसी वर्ग का प्रभुत्व था। इसमें छोटे बड़े, आंतरिक, विदेशी, स्थानीय आधार पर व्यापार करने वाले सभी व्यापारी सम्मिलित थे। सूरत का एक व्यापारी वीरजी वोहरा अपने समय का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति माना जाता था। इसी प्रकार सूरत के अब्दुल गफूर और अहमद चेलाबी, गोलकुंडा का मीर जुमाला और दक्षिण कोरमंडल के मलय चेट्टी, कांसी और चेट्टी अपने समय के बहुत अधिक धनवान व्यापारियों में स्थान रखते थे। बर्नियर ने ऐसे कई व्यापारी का उल्लेख किया है, जिनका अकेले अकेले का व्यापार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से भी कम न था। भारतीय व्यापारियों के विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता भी प्राप्त थी। थोक व्यापारी, सराफा, साहूकार, दलाल, गुमास्तों आदि ने अपने अपने क्षेत्र में न केवल दक्षता ही प्राप्त कर ली थी, अपितु पृथक पृथक व्यापारिक समूहों के रूप में भी अपने आप को संगठित कर लिया था। उस काल में व्यापारिक क्षेत्रों में बंजारों की भी विशेष भूमिका थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाने में दक्ष हो गए थे। वह न केवल वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते, अपितु ऐसा करते हुए अपना भी व्यापार कर लेते थे। सराफों ने धन के लेन देन, धन को अमानत के रूप में रखना, धन उधार देना और धन को हुंडी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। हुंडी एक प्रकार का कर्ज लेने देने अथवा धन देने या पाने का लिखित पत्र था। व्यापारी वर्ग हुंडी के माध्यम से ही लेन देन किया करते थे, जिससे धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन राज्यों से सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत से होने वाले व्यापार में साझेदारी प्रारंभ की थी। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने के कारण यूरोपीय देशों के पूर्वी देशों से होने वाले व्यापार में बाधा आने लगी। यूरोपीय देश गरम मसाले, जो उनकी खाद्य सामग्री का एक महत्वपूर्ण भाग था,
के लिए पूर्वी देशों के व्यापार पर निर्भर करते थे। इसी कारण यूरोपियन देशों में पूर्व के लिए प्रत्यक्ष समुद्री मार्गों के खोजने के प्रयत्न आरंभ हुए और मुक्त भारत के लिए मार्ग खोजने के जो उनके विचारों के अनुसार गर्म मसाले प्राप्त करने का मुख्य स्थान था। 1498 में पुर्तगाल के राजा का प्रतिनिधि वास्को डिगामा आशा अंतरीप के मार्ग से भारत के कालीकट पहुंचा। संपूर्ण 16वीं शताब्दी में भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से होने वाले व्यापार पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था, परंतु 17वीं शताब्दी के पहले डच और बाद में फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सत्ता को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण पूर्वी देशों के व्यापार पर डचों ने और भारत के व्यापार पर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 28वीं शताब्दी के मध्य तक प्राय यही स्थिति बनी रही और बाद में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके भारत के व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यूरोपियन राज्यों ने अपनी नौसेना की शक्ति की श्रेष्ठता के द्वारा भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के यूरोप से होने वाले व्यापार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया था, परंतु तब भी उन्होंने भारतीय व्यापार की वृद्धि की, जिससे भारत को लाभ भी प्राप्त हुआ। उन्होंने गर्म मसाले के व्यापार के साथ भारतीय सूती कपड़े के विदेशी व्यापार में वृद्धि की। भारत का सूती कपड़ा, जो भारत का प्रमुख उद्योग था, यूरोप के विभिन्न देशों में विस्तृत बाजार प्राप्त कर सका, जिससे भारत को आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुई। यह स्थिति उस समय तक बनी रही जब तक अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके उस पर आर्थिक आधिपत्य स्थापित न कर लिया हो। यह प्रक्रिया 1757 में प्लासी की युग से प्रारंभ हुई और उस समय अंग्रेजों का भारत का आर्थिक स्वतंत्र प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 16वीं से 28वीं शताब्दी के मध्यकाल तक यूरोपियन व्यापारियों के भारत में आने से भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। यद्यपि 28वीं शताब्दी के साथ होते होते अंग्रेजों के द्वारा भारतीय व्यापार को भारत के आर्थिक शोषण का माध्यम बना लिया गया। धन्यवाद।